आप सभी का गेम विथ स्टडी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इवोल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट के रूप में, जो बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं इस चैप्टर का एक जो पार्ट है ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, कृपया जाकर उसे देख लेंगे, ताकि ये जो वीडियो है आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कल का रिकॉल करा देना चाहता हूँ। कल मैंने बताया था मम्माल्स यानी कि इवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक बताया था, मम्माल्स तक। मम्माल्स को हमने देखा कि वो 3 रूपों में बढ़ जाते हैं। पहला बढ़ता है प्रोटोथेरिया के रूप में, जो अंडे देने वाले जो प्राणी होते हैं उनको प्रोटोथेरिया बोलते हैं, और जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया था इकिडनम, जो दूध भी पिलाता है। उसके बाद इसका दूसरा रूप बढ़ जाता है मेटाथेरिया के रूप में, और मेटाथेरिया के रूप में हमने बताया था कंगारू जैसा उसका एग्जाम्पल था। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट था यूथेरिया, जो वास्तविक स्तनधारी हैं। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यूथेरिया क्या है। और फिर उसके बाद हम जानेंगे लैमार्क और डार्विन के सिद्धांत को। तो आज हम लैमार्क के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर इसी तरह के यूट्यूब जो वीडियो हैं आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए, यूथेरिया जो वास्तविक स्तनधारी हैं, इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। हालांकि इनके जो होते हैं वो 16 ऑर्डर होते हैं। इसको 16 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। एक जो फर्स्ट ऑर्डर है वो ये क्या आता है, जो फर्स्ट ऑर्डर के रूप में आता है, एक आता है पेरीमेट। इसके कितने ऑर्डर इसमें डिवाइड किया गया है, 16 ऑर्डर में। लेकिन हमने इसको सुविधा के दृष्टिकोण से 2 ही में डिवाइड कर दिया है। एक में जो है पहला जो ऑर्डर होगा वो पेरीमेट होगा, और जो 15 ऑर्डर है, इस 15 ऑर्डर को हमने क्या कर दिया है, टोटल मिलाकर इसको नॉन पेरीमेट एक ले लिया है, जिसके अंतर्गत गाय, भैंस, बकरी जितने भी स्तनधारी आते हैं, मानव एवं उसके पूर्वज को छुड़ाकर वे सभी नॉन पेरीमेट में आ जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पेरीमेट के जो हैं इसके अंतर्गत मानव एवं उनके पूर्वज आते हैं। ये जो फर्स्ट है एप जो है, कपी जो है, ये मानव के सबसे नज़दीकी पूर्वज माना जाता है। मानव का क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि मानव एवं उनके पूर्वज के जो सबसे मानव की जो सबसे उनकी नज़दीकी पूर्वज है वो कौन है, तो ऐप होगा, मतलब कपी ही होगा। आप जानते हैं उसके बाद चिंपैंजी होगा, गोरिल्ला होगा, मंकी होगा, और भी सारे बहुत हैं। मानव की अगर पूर्वज की बात किया जाए तो जो मानव का जो विकास हुआ है वो इस प्रकार हुआ है कि सबसे पहले ड्रायोपिथेकस थे, फिर रामापिथेकस आया, फिर सिवापिथेकस आया, फिर आस्थेलोपिथेकस आया, फिर होमो इरेक्टस आया, फिर निएंडरथल आया। निएंडरथल में मृतकों की संस्कार की प्राचीनतम जो प्रमाण मिलता है निएंडरथल से ही मिलता है। उसके बाद होमोनिडर जो क्रोमैग्नम है वो आए, और अभी हम लोग जो वर्तमान में हैं वो क्या है, होमो सेपियंस है। अभी जो वर्तमान में है वो क्या है, तो होमो सेपियंस है, अभी वर्तमान में जो हम लोग चल रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो मंकी, इसके अंतर्गत चिंपैंजी आ गया, गोरिल्ला आ गया, मंकी आ गया, ये सभी हो गया। तो अभी तक इस सारे बातों से निष्कर्ष तो एक ही निकलता है कि जो पहले था वो सिंपल जो था वो एक उद्विकास होने के बाद कॉम्प्लेक्स का रूप ले लिया। आप देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो मानव का विकास स्टार्ट हुआ था उस सबसे पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ गैस थे, और गैसों के बाद ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स बने, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के बाद कोसर्वेट क्या बना, एक फर्स्ट स्टेज जो था सेल का वो बना, फिर आर्के बैक्टीरिया जो प्रथम प्राणी विश्व में आई वो बनी। उसके बाद उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। यूकैरियोट को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, जो एनिमल थे और जो क्या थे, प्लांट थे। एनिमल से फिर प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा से कॉर्डेट, कॉर्डेट से फिश, फिश से क्या हुआ, वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट के फिश, फिश के बाद एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टाइलिया, रेप्टाइलिया के बाद मम्माल्स, और मम्माल्स और बर्ड्स 2 टाइप्स में डिवाइड हो गए। इस प्रकार हमने देखा कि पहले क्या था, सिंपल था, और बाद में यह कहाँ क्या हो गया, ये सिंपल के बाद क्या हो गया, काफ़ी कम्प्लेक्स हो गया। तो सिंपल से जो कम्प्लेक्स का जो दौर रहा है ये क्या हुआ, यही क्या कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है, उद्विकास कहलाता है। चलिए देखते हैं इसके मत में। इन्होंने एक जो इसकी सबसे पहले खोज करने में, जिस समय दुनिया अंधकार में था उस समय एक वैज्ञानिक सोच की कमी थी, और वैज्ञानिक सोच थे भी नहीं उस समय। लैमार्क नाम के एक फ्रांसीसी विद्वान है, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जो आज तक
क्या है, प्रासंगिक माना जाता है, उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उद्विकास के संदर्भ में जो पहला मत देने वाले वैज्ञानिक थे वे कौन थे, तो उनका नाम क्या है, लैमार्क है। जो पहला मत देने वाले हैं वो कौन वैज्ञानिक थे, लैमार्क ही थे। तो चलते हैं हम लैमार्क के बारे में कुछ जान लेते हैं कि लैमार्कवाद क्या है, लैमार्किज्म क्या है। लैमार्क एक क्या थे, लैमार्क एक फ्रांसीसी, जो कहाँ के थे, फ्रांस के थे। ये एक फ्रांसीसी विद्वान थे। इन्होंने ही क्या किया था, अपना सबसे पहले जो इवोल्यूशन के क्षेत्र में है अपना मत इन्होंने ही दिया था। और इन्होंने एक पुस्तक इनकी लिखी हुई है जो फ्रांसीसी भाषा में ही लिखा गया है, फिलोसफिक जूलॉजिक, जो 1809 में पुस्तक इनकी आई थी। 1809 ईस्वी में फिलोसफिक जूलॉजिक इनका पुस्तक लिखा गया है। और इनका जो कथन है, इनका जो मत है वो क्या क्या था। पहला जो मत था, जीवों पर वातावरण का प्रभाव। पहला जो इन्होंने मत दिया कि जीवों पर जो होता है वो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि सभी जीवों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जियोग्राफिकल जहाँ पे जैसा इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग से वो जीव क्या हो जाते हैं, सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी तो वहाँ के जो जीव होते हैं वो उसी में ढल जाते हैं। ठंडी के प्रदेश वाले जो होते हैं वो ठंडे में देखते होंगे, आप लोग देखते भी होंगे। कश्मीर में जो भालू पाए जाते हैं, कश्मीरी भालू वगैरह सब जो होते हैं वो उनके बड़े बड़े बाल होते हैं। वहाँ की भेड़ जो होती है, भेड़ ज़्यादा पाया जाता है, उसके भी बड़े बड़े बाल होते हैं। लेकिन हमारे इधर तो ऐसे बड़े बड़े बालों वाले नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जो क्षेत्र है वो क्या है, ज़्यादा गर्म प्रदेश पाया जाता है, लेकिन उस साइड में ज़्यादा ठंडा प्रदेश पाया जाता है। तो ठंडे प्रदेश में बड़े बड़े बालों की आवश्यकता पड़ती है उनको ठंड से बचने के लिए। तो आपने देखा क्या कि जहाँ का वातावरण जैसा है उसके अनुसार वो जीव क्या हो जाते हैं, ढल जाते हैं। तो पहला उन्होंने मत दिया था, ये लैमार्क का ही मत है कि जीवों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, और जो आज भी देखने को हमें मिलता है। जीवों पर जो है वातावरण का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कि सूर्य, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और ये आपका ये नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। ये बीच में हॉट स्पॉट का सेंटर बनाया गया है। ये 10 डिग्री नॉर्थ मान लीजिए और ये 10 डिग्री साउथ मान लीजिए। इस दोनों के बीच ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा हो जाएगा आपका। भूमध्य रेखा है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये हॉट स्पॉट सेंटर है, क्योंकि इस दोनों के बीच जो होता है ये ही हॉट स्पॉट सेंटर कहलाता है। क्योंकि यहाँ की जो भूमध्य रेखा है यहाँ पे ज़्यादा प्रजाति रहेंगे। क्यों ज़्यादा प्रजाति रहेंगे, ऐसा माना जाता है कि यहाँ के पूरे प्रजातियों का 50% जो प्रजातियाँ हैं वो यहीं पे विकसित की जाती है, यहीं पे है, इसी हॉट स्पॉट सेंटर में है। गिना चुना बताया भी गया है कि कहाँ कहाँ हॉट स्पॉट सेंटर है। आपको हम बता दें कि अगर यहाँ सबसे ज़्यादा प्रजाति होगी, अगर यहाँ ज़्यादा प्रजाति होगी तो क्या होगा, ज़्यादा प्रजाति होगी तो यहाँ पे आपको जीव जंतु ज़्यादा होंगे। यहाँ पे क्या होगा, जीव जंतु ज़्यादा होंगे। अगर जीव जंतु यहाँ पे ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, यहाँ की प्रजातियाँ अलग अलग भिन्न भिन्न पाई जाएगी। अगर प्रजातियों होगी तो यहाँ की आहार जो श्रृंखला होगी, जो आहार श्रृंखला की जो होती है वो भी क्या होगी, काफ़ी लंबी होगी। और आहार श्रृंखला लंबी होने की वजह से ही यहाँ जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। इसी हॉट स्पॉट सेंटर में सबसे ज़्यादा जो है वो जैव विविधता पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आहार श्रृंखला है वो सबसे लंबी है। और आहार श्रृंखला क्यों लंबी है, क्योंकि यहाँ प्रजाति ज़्यादा होगी, अधिक होगी, जीव जंतु ज़्यादा अधिक होंगे, पाए जाएंगे, ज़्यादा प्रजाति पाई जाएगी, इसलिए यहाँ जैव विविधता भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। उसके बाद बता दें कि ये जैव विविधता अधिक होने के कारण ऐसा माना जाता है कि यहाँ 50% जो है वो जो जनसंख्या है यहीं पे पाई जाती है, यानी कि जो जीव जंतु है सबसे ज़्यादा यहीं पे पाई जाती है। यहाँ पे कुछ दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, जैसा कि ये जो सेंटर है ये कालाहारी का क्षेत्र है। ये कालाहारी जो कालाहारी का मरुस्थल है अफ्रीका में, वो वहाँ का क्षेत्र है। यहाँ एक पिग्मी जो निवासी करते हैं उनकी जो हाइट होती है वो 4.5 फीट की होती है। इनके जो बाल होते हैं वो कर्ली होते हैं, ब्लैक टाइप के। इनके स्किन काफ़ी काले होते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा चूँकि जो काला स्किन होता है वो किसके कारण होता है, वो मेलानिन के कारण होता है, मेलानिन के कारण होता है। हमारे स्किन का जो काला रंग है वो मेलानिन जो
काले रंग का पिगमेंट पाया जाता है, उसके कारण हमारे रंग का जो स्किन होता है वो काला दिखाई देता है, जो काला होता है। लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो सूर्य से किरणें आती हैं तो या इस क्षेत्रों में क्या होती है, परावैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती है, और इस अल्ट्रावायलेट किरणों से ये काले रंग जो होते हैं, जो मेलानिन होता है, वो काले रंग का जो पिगमेंट होता है वो क्या करता है, उनको बहुत ज़्यादा बचाता है। वो कैसे बचाता है कि यह जो काले रंग का जो पिगमेंट होता है मेलानिन, यह क्या करता है, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वर होता है। ये क्या करता है, पहले तो ऑब्जर्व कर लेता है, अल्ट्रावायलेट किरण को ऑब्जर्व करता है, लेकिन यह क्या करता है, ऑब्जर्व करके रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम इनमें नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि जो काले रंग होते हैं, काले रंग जिनका स्किन काला है, जिनका भी स्किन क्या होता है, काला होता है, उनको स्किन कैंसर नाम मात्र की ही होती है, मतलब ऐसा समस्या नहीं ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन वैसे ही इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सिमो को आप देख सकते हैं। एक्सिमो जो साइबेरिया में है, साइबेरिया क्षेत्र में है, यहाँ के जो गोरे लोग होते हैं, यहाँ की हाइट कितना होता है, 6.5 फीट की होती है, और यहाँ के लोग काफ़ी गोरे होते हैं। ऐसा या काफ़ी गोरे भी होते हैं, इसलिए वहाँ पाया जाता है कि ज़्यादा गोरे रंग होंगे, अगर वहाँ पे अगर अल्ट्रावायलेट किरण पड़े तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्किन प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि वहाँ पे वो रिफ्लेक्टिंग पावर उसमें नहीं होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं हमारे यहाँ ये जो बीच का है। अब इंडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडिया में भी कुछ हॉट स्पॉट को क्या किया गया है, बताया गया है, और वो 4 हॉट स्पॉट को बताया गया है। अब वो कौन कौन है, चलिए उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत में हॉट स्पॉट स्थान, भारत का जो हॉट स्पॉट स्थान है वो पहला है पूर्वोत्तर राज्य का क्षेत्र। जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य का जो क्षेत्र है वो सभी क्या है, हॉट स्पॉट के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरा है हिमालय का निचला क्षेत्र, हिमालय की जो निचली तराई की क्षेत्र है वो भी हॉट स्पॉट के अंतर्गत ही आती है। और तीसरा है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जो है महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, उसके बाद केरल, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, ये सभी पश्चिमी जो घाट के क्षेत्र हैं वे सभी हॉट स्पॉट के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो भी हॉट स्पॉट के अंतर्गत ही आते हैं, जिसे स्विट्जरलैंड हॉट स्पॉट सेंटर भी बोला जाता है। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है अंगों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता। अंगों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता के बारे में हम जानेंगे। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन्स, जो भी इंसान, जो भी जीव है, वो जिस प्रकार अपने अंगों की उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, उनका जो अंग है उसी तरह क्या हो जाएगा, ढल जाता है। जैसे सपोज मान के चलिए किसी व्यक्ति के पास एक ही किडनी है, क्या है, किडनी, एक ही किडनी अगर हो, अगर एक किडनी क्या हो जाए, खराब हो जाए, एक किडनी हटा दिया जाए और एक ही किडनी होगा, तो इस किडनी का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि जो 2 किडनी होते हैं, जो इंसान में कितनी किडनी होते हैं, जो 2 किडनी होती है, जो किडनी होती है, जो 2 किडनी होती है वो 24 आवर में, कितना, 24 आवर में 172 लीटर ब्लड को फिल्टर्ड कर सकता है। 172 लीटर ब्लड जो होता है वो फिल्टर कर सकता है। लेकिन अगर इसमें से अगर एक किडनी को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो एक किडनी का जो साइज होगा वो काफ़ी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और वो उसका कार्य, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो जिसका साइज मतलब एक तरीके से जिसका उपयोग ज़्यादा होने लगेगा वो क्या होगा, वो उसकी यानी कि उसकी जो क्षमता है और उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो ही जाएगा, और जिसका उपयोग नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे पहले इंसानों में, मानवों में पूंछ पाया जाता था, तो हमने उसका उपयोग करना ही छोड़ दिया, उसको अनुपयोगिता मतलब उसका उपयोग करना छोड़ दिया, धीरे धीरे वो खत्म हो गया। हालांकि उसका अंश जो है आज भी हमारे अंदर पाया जाता है, लेकिन उसका अनुपयोगिता मतलब उसका यूज डिसयूज करना शुरू कर दिए, उसको उपयोग ही नहीं करते थे, इसलिए वो खत्म होने के कगार पे है, और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो क्या हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। उसके बाद एक बार मैं बताना चाहूँगा, जैसे जिराफ हो गया, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। जिराफ, घोड़ा, जेब्रा, ये सभी तीनों जो है, जिराफ, घोड़ा हो गया, जेब्रा हो गया, ये तीनों के जो पूर्वज थे ना, वो कौन थे, वो थे एक्स हीपस। कौन थे, एक्स हीपस थे। इस सभी के जो थे, जैसे जिराफ हो गया, घोड़ा हो गया, जेब्रा हो गया, इन सभी के पूर्वज कौन थे, एक्सो हीपस थे। एक्सो हीपस ने ये क्या करते थे, ये पहले घास खाता था। ये क्या खाता था, घास खाता था। धीरे धीरे जब घास, फिर जियोलॉजिकल जो हुआ, क्या चेंजिंग हुआ, और जियोलॉजिकल जो चेंजिंग होने के बाद फिर क्या हुआ,
एक बार ऐसा हुआ कि जो छोटे 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 जो घास थे वो खत्म हो गया। जब घास खत्म हो गए तो क्या हुआ, वे झाड़ियों पे क्या हो गए, आश्रित होने लगे, झाड़ियों खाने लगे। जब झाड़ियाँ खाने लगे तो वो क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि ये झाड़ियाँ भी खत्म हो गई। और झाड़ियाँ खत्म हो गई तो क्या बचे, बड़े बड़े जो पेड़ थे वे बच गए। जो बड़े बड़े पेड़ थे, लंबे लंबे पेड़ थे, वे बचे। तो इन्होंने क्या किया, ये क्या करने लगे, पेड़ पे ही आश्रित हो गए। और इनका जो गर्दन का जो साइज था जिराफ का, वो क्या हो गया, काफ़ी लंबा हो गया। ये क्या हो गया, काफ़ी लंबा हो गया। और ये चूंकि इनके, आपको बता दें कि जितने भी सारे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, किसी भी स्तनधारी के गर्दन में 7 हड्डियाँ होती है। तो ये जो जिराफ पाए जाते हैं, जो सबसे लंबा इनका गर्दन होता है, उनके गर्दन में भी 7 ही हड्डियाँ पाई जाती है। लेकिन चूंकि वो अपने गर्दन के हड्डियों का मतलब गर्दन का जो उपयोग है वो बार बार और लंबे करने के लिए करने लगे, तो उनकी जो गर्दन थी वो क्या हो गई, काफ़ी लंबी हो गई। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये जो जिराफ है इसमें भी 7 ही हड्डियाँ पाई जाती है। लेकिन चूंकि जियोलॉजिकल चेंजिंग होने के बाद, पेड़ पौधे पे आश्रित होने के चक्कर में उनका गर्दन क्या हो गया, काफ़ी लंबा हो गया। इस प्रकार जो लैमार्क का जो दूसरा भी सिद्धांत था, अंगों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता, ये भी काफ़ी कारगर सिद्ध होती है और आज भी यह देखने को मिलता है।